नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एईपी क्लासेस में। बच्चों, मेरा नाम है दीपक और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम पढ़ेंगे द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, द लिविंग वर्ल्ड, जैविक संसार जो है उसके बारे में हम यहाँ पर जानने समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लिविंग क्या होते हैं, पहला प्रश्न हमारा यही बनता है। जब हम देखिए, हमें अगर किसी चैप्टर को पढ़ना है तो सबसे पहले उसका जो हेडिंग है या जो चैप्टर का नाम है, सबसे पहले उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होती है। ठीक है ना, और वो क्या, मैंने कहा द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में प्रश्न आएगा कि लिविंग ही क्या होता है, लिविंग क्या होता है, व्हाट इज लिविंग। अगर मैं डिफाइन करना चाहूं, मैं क्वेश्चन पूछूं कि लिविंग क्या है, तो क्या जवाब मिलेगा मुझे, व्हाट इज लिविंग। ठीक है भाई, चैप्टर पहला ही है। ठीक है ना, बायोलॉजी का चैप्टर है। बायोलॉजी क्या होती है, बायो होती है स्टडी ऑफ, बायोलॉजी क्या होती है आपका, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना, समझना, जानना क्या कहलाता है, हमारा बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना भाई, हम अपने बारे में जान रहे हैं, अपने शरीर के बारे में जान रहे हैं, अपने आसपास जो ऑर्गेनिज्म है छोटे से लेकर बड़े तक, उनके बारे में जानना समझना, उनकी जो लाइफस्टाइल हो गई या उनका जो लिविंग कल्चर हो गया, लिविंग साइकिल हो गई, उसके बारे में जानना समझना क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना, तो द लिविंग वर्ल्ड क्या हो जाएगा, एक जैविक संसार। ठीक है, उसी के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए, द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है। चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड, हम जो लिविंग जो मतलब है वो किससे निकल कर आता है, ये लाइफ से निकल कर आता है। आपका लाइफ, जीवन। अगर मैं जीवन पूछूं क्या होता है, जीवन क्या है, कैसे डिफाइन करोगे। अगर पूछा जाए कि लाइफ क्या होती है तो लाइफ को कैसे डिफाइन करोगे, कुछ कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है ना, जीवन हम बोलते हैं ना, लिविंग थिंग, हमारे आसपास जो चीजें हैं, एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं अपने, तो एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है हमारे आसपास का सराउंडिंग। ठीक है ना, जो बायोटिक और एबायोटिक चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। बायोटिक एबायोटिक कहने का मतलब क्या हुआ, लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है ना, ठीक है ना, क्या होता है लिविंग या नॉन लिविंग और लिविंग फॉर्म्स। समझ में आया। तो लाइफ को डिफाइन करने के लिए हम किसको पढ़ते हैं, बेसिकली जो लिविंग, नॉन लिविंग तो वो हो गए जो आपका ना चल फिर सकते हैं। हमने छोटी क्लासेस में लिविंग और नॉन लिविंग के बारे में जाना है कि लिविंग थिंग्स क्या होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं। लेकिन इन लिविंग को लिविंग क्या बनाता है और नॉन लिविंग को नॉन लिविंग क्या बनाता है, हम कैसे किसी को लिविंग और कैसे किसी को नॉन लिविंग कह सकते हैं। ठीक है, तो वही चीजें हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो लाइफ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, अगर मैं कहूं कि जीवन है, तो जीवन को परिभाषित करने के लिए, लाइफ को परिभाषित करने के लिए कुछ शब्द होते हैं। ठीक है ना, वो कैसे हो सकते हैं, पहले पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या नाम है, डेफिनेट डिफाइनिंग कैरेक्टर होते हैं कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म के। जैसे मैं कहूं मैं एक लिविंग बीइंग हूं, मैं खुद को एक लिविंग बीइंग कहता हूं, लेकिन क्यों, क्योंकि मेरे अंदर एक रेस्पिरेशन प्रोसेस चल रही है, मेरे अंदर मेटाबॉलिक कुछ रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है ना, सम ऑफ ऑल रिएक्शंस इन आर, अगर हमारी बॉडी में कुछ रिएक्शंस हो रही हैं, उन रिएक्शंस को मिलाकर जनरली हम क्या बोलते रहे, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के अंदर दो प्रोसेसेस आती हैं आपकी, एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, जहां पर आपका कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो सिंपल सब्सटेंस में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, टूट रहा है बेसिकली, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कैटाबॉलिज्म कहलाएगा। एनाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म होता है जहां पर आपका जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, बनेंगे किससे, आपके सिंपलर सब्सटेंसेस से। समझ में आया, एग्जांपल देख लीजिए। जैसे मैं कैटाबॉलिज्म की बात करूं तो कैटाबॉलिज्म में हम एग्जांपल लेते हैं किसका, लेते हैं रेस्पिरेशन का ले लिया। रेस्पिरेशन क्या होता है, जब हम रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो हमारा, देखिए, जब हमने खाना खाया था तो हमारा खाना जो था, जो फूड था, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ था, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया था। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है, और ब्लड के बाद क्या होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का काम कर देता है। ठीक है, तो अब ट्रांसपोर्टेशन होकर के ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होगा सेल्स के अंदर। ठीक है, तो ये रहा आपका ग्लूकोज। अब ये ऑक्सीजन के साथ क्या हुआ, टूटना स्टार्ट करेगा। ठीक है ना, क्या होगा, टूटेगा, क्या टूटेगा, आपका ग्लूकोज, और ये किस में कन्वर्ट होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, एनर्जी बनेगी आपकी, और आपका पानी वगैरह बन जाएगा। ठीक है ना, एटीपी बनेगा, बेसिकली एनर्जी बन रही है यहां पर। तो यानी कि आपने देखा, ये सिंपल, ये जो एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, ये सिंपल सब्सटेंस में क्या हो गया, टूट गया। समझ में आया, तो इसी को हम क्या बोलते हैं,
कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिक रिएक्शन हुई यहां पर। दूसरा एनाबॉलिज्म, जैसे फोटोसिंथेसिस, ठीक है, जैसे कि आपका फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल एक तरीके से इसका उलट ही हम क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेसिस कह देते हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके जो प्लांट होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करते हैं तो उनको जिन बेसिक रॉ मटेरियल की जरूरत होती है वो कुछ इस प्रकार है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, पानी हो गया, और सनलाइट के साथ क्या कर रहे होते हैं, क्लोरोफिल की प्रेजेंट में फूड फॉर्मेशन करते हैं, और वो फूड क्या बनता है आपका, ग्लूकोज, ठीक है ना, और आपका वाटर वगैरह इवेपोरेट। तो यानी कि आप देख रहे हो सिंपल सिंपल सब्सटेंस से एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का, ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है। तो समझ जाइए ये क्या है आपका, ये आपका एनाबॉलिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है, एनाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है ना। यहां पर क्या हो रहा है आपका, एनाबॉलिज्म हो रहा है, और इन्हीं दोनों को मिलाकर कैटाबॉलिक रिएक्शंस, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मिलाकर ही क्या बन जाता है आपका, बन जाता है मेटाबॉलिज्म। समझ में आया। ये एक डिफाइनेट क्या नाम है आपका, डिफाइन कैरेक्टर हो जाता है किसी लिविंग बीइंग का। क्यों हो जाता है, सीधी सी बात है, एक लिविंग बीइंग है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, खाना खाएगा, डाइजेस्ट करेगा, ठीक है ना, हर एक ऑर्गेनिज्म में ऐसा चल रहा होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ एक लिविंग जो कैरेक्टर है वो होता है या नहीं होता है, होता है तो क्यों होता है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। देखिए अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज ग्रोथ। सबसे पहला क्वेश्चन, देखिए जब हम साइंस को पढ़ते हैं तो वहां पर ना हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ रहता है, ठीक है ना, कि क्यों हो रहा है, क्या है, कैसे है, कब हुआ, ठीक है ना। तो वो सारे सिनेरियो हमें देखने होते हैं। देखिए अगर मैं ग्रोथ की बात करूं तो ग्रोथ क्या है, इंक्रीज इन मास, मास में इंक्रीज करना आपका, और सेल्स वगैरह की वजह से। देखिए इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन मास, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक ग्रोथिंग फैक्टर हो जाएगा। लेकिन क्या ग्रोथ आपका एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, क्योंकि ग्रोथ तो हम माउंटेन के बारे में पढ़ते हैं। तो हाइट तो माउंटेन्स वगैरह की भी इंक्रीज होती है, समय के साथ साथ होती है, ठीक है ना। बट वो तो नॉन क्या नाम है, वो तो आपके क्या नाम है, नॉन लिविंग थिंग्स हो गए, ठीक है। अब हम ग्रोथ की बात ह्यूमंस में भी करते हैं। ह्यूमंस का साइज इंक्रीज होता है, छोटे से बड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या हुआ आपका, वो भी ग्रोथ है, ये भी ग्रोथ है, समझ रहे हो। तो ग्रोथ को यहां भी ग्रोथ हो रही है, यहां भी ग्रोथ हो रही है, तो हम ग्रोथ को लिविंग बीइंग का एक क्या नाम है, डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक नहीं मान सकते। समझ रहे हो, क्यों नहीं मान सकते, रीजन है क्योंकि ग्रोथ तो नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो रही है। समझ में आ रहा है। आप देखते हो अगर मैंने किसी यहाँ टेबल है, बुक है, या कुछ भी है, वहां पर धीरे धीरे एक तरीके से धूल की लेयर चढ़ रही है, या फिर ये भी ना कहते हैं तो हम देखते हैं माउंटेन्स की जो रेंजेस होती हैं, वो हाइट होती है, वो समय के साथ साथ थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती रहती है। समझ में आ रहा है। तो वो तो माउंटेन जो है वो चल फिर नहीं सकते, वो रेस्पिरेशन नहीं करते, वो मेटाबॉलिज्म नहीं करते, वो लाइफ की एक भी प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है वो एक डिफाइन कैरेक्टर हो सकता है, किसके लिए, आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो ग्रोथ, हाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी लिविंग मतलब जो ग्रोथ है वो एक डिफाइन कैरेक्टर आपका हो सकता है। आगे बात करते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में क्या होता है, अपने जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना। समझ में आ रहा है। तो लगभग हर ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा होता है, अपने बॉडी टेम्परेचर को बाहर के बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से एडजस्टमेंट करता है। हमारी बॉडी भी करती है। जब बाहर का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी का तापमान बढ़ने लगता है, तो हम स्वेट रिलीज करते हैं, पसीना रिलीज करते हैं, जो इवेपोरेशन के साथ हमारी बॉडी को ठंडक पहुंचाता है। समझ रहे हो। तो ये क्या हो गया, कूलिंग इफेक्ट हो गया। समझ में आया, ये इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है, जिस वजह से हमारा शरीर भी क्या होता है, ठंडक महसूस करता है, तो हमारे बॉडी टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो जाता है। समझ रहे हो। तो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना थर्मो रेगुलेशन भी करते हैं। आगे बात करते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से हमारा मतलब क्या होता है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से मतलब है कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब ये ओरिजिनेट हुआ, यानी कि इसकी जो उत्पत्ति हो रही है वो एक सेल से ही हो रही है। किससे हो रही है, सेल से हो रही है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो उसका वो जो फॉर्मेशन हुआ है वो सेल के आधार पर हुआ है। हम अपनी बात करें तो हमारे बीच जो सेल एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की, क्या है आपकी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की एक मौलिक इकाई है, ठीक है ना, जिसके आधार पे हम बात करते हैं, हम मल्टी सेल्यूलर हैं, लेकिन हमारा ओरिजिन भी कहां से है, एक सिंगल सेल से है। समझ रहे हो।
तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं आपके, वो सभी क्या हो जाएंगे आपके, उनका ऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो कैसा होगा, वो सेल्यूलर लेवल पर हुआ होगा। समझ में आया? पहले सिंगल सेल्यूलर रहे होंगे, फिर मल्टी सेल्यूलर हो गए होंगे। हम देखते हैं हमारे पास मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी है, हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स को भी जानते हैं, जैसे अमीबा वगैरह हो गया। ये केवल एक ही इनके पास सेल होता है, ये अपना डेली जो वेज का जो प्रोसेस होता है, या जो आपका इनके अंदर जो लाइफ प्रोसेस होते हैं वो कैसे होते हैं, वो सारे एक ही सेल कर रही होती है। समझ में आया? बट इनका भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका जो भी फॉर्मेशन है, वो भी क्या है, सेल्यूलर है। हमारा भी सेल्यूलर है। जब हम अपने बॉडी को पढ़ते हैं तो सबसे पहले फंडामेंटल यूनिट को पढ़ते हैं, और वो फंडामेंटल क्या होता है लिविंग का, सेल ही होता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे एक आपका फीचर हो जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, और कई बार नहीं भी होता है। ठीक है ना, कई ऑर्गेनिज्म में, कई एनिमल्स में, कई स्पीशीज में नहीं भी होता है रिप्रोडक्शन। एक आपका डिफाइंड कैरेक्टर क्यों नहीं होता है वो भी देखते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन पहले जान लेते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या होती है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर होता क्या क्या है। देखिए, तो जब हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, जन्म देता है। क्या करेगा, जन्म देगा। ठीक है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे दिखने वाले, अपने ही जैसे क्या नाम है, जो उसका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना, अपने ही जैसे फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर वाले ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। ठीक है ना, अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। आगे देखिए, रिप्रोडक्शन आपके दो तरीके के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जहां पर आपका क्या नाम है, डुअल पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि दो इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहां पर एक ही इंडिविजुअल कैपेबल है किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। जैसे कि अमीबा, अमीबा जो करता है इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये बाइनरी फिजन करता है आपका। ठीक है, क्या करता है, फिजन करता है। ठीक है ना, क्या कर रहा है, ये आपका बाइनरी फिजन कर रहा है, जिसमें क्या होता है, ये जो अमीबा है ये एक सिंगल सेल, ये दो डॉटर सेल्स के अंदर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ये एक मदर सेल और ये दो डॉटर सेल। ठीक है, दो डॉटर सेल्स में क्या हो जाता है, कन्वर्ट, हमेशा दो ही कन्वर्ट होंगे, फिर फर्दर ये दो में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक सिंगल। ठीक है ना, ये दो में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यानी कि क्या हो रहा है यहां पर, एक सिंगल सेल दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होती है, तो इसको बाइनरी फिजन कहा जाता है। समझ में आया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जहां पर इन्वॉल्वेशन ऑफ गैमीट होता है, और ये गैमीट आपके मेल गैमीट और फीमेल गैमीट होते हैं। समझ में आया? कौन कौन से गैमीट होते हैं, मेल और फीमेल गैमीट होते हैं, जिनके फॉर्मेशन से, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और एक यंग वन का जन्म होता है। तो यहां पर ये हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लाइक इन ह्यूमंस। समझ में आया? क्लियर हो गया? अब देखिए, जो रिप्रोडक्शन है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं हो रहा होता है। ठीक है ना, जैसे कि हमने कहा कि जो डोंकी, फीमेल डोंकी, म्यूल का जन्म होता है जैसे, ठीक है ना, और हॉर्स, इन दोनों के मेटिंग की वजह से क्या, कौन प्रोड्यूस होता है, म्यूल प्रोड्यूस होता है, जिसे हम हिंदी में खच्चर बोलते हैं। वो इनफर्टाइल होता है, वो आगे अपनी जनरेशन को नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, वो रिप्रोडक्शन की लाइफ की ऐसी एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या नाम है, और क्या फिर हम उसे लिविंग नहीं कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसके अंदर रेस्पिरेशन भी हो रहा है, लोकोमोशन भी हो रहा है, यानी मूवमेंट भी कर रहा है, ग्रोथ भी हो रही है उसके अंदर, बट रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है। तो क्या एक कैरेक्टर के हिसाब से हम उसको कह देंगे कि वो लिविंग थिंग नहीं है? बिल्कुल नहीं कह सकते, वो एक लिविंग थिंग है। तो रिप्रोडक्शन हमारा एक डिफाइंड कैरेक्टर नहीं होता है। हाँ, रिप्रोडक्शन लाइफ का एसेंशियल पार्ट है, ठीक है ना, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है, बट सभी में हो और हम उसको कहें कि जिस जो लिविंग है उसके अंदर होगा ही होगा, तो ये बात जो है आपकी वो सत्य नहीं होगी। ठीक है, कॉन्शियसनेस, ठीक है ना, कॉन्शियस क्या, अपने आसपास को, यानी कि अपने आसपास के स्टिमुलस को क्या करना, रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, किसको करना, ऑर्गेनिज्म के पास सेंस ऑर्गन्स होंगे जो आसपास के एनवायरनमेंट को सेंस करेंगे और उनके लिए रिस्पॉन्स करेंगे। समझ में आया? यानी स्टिमुलस को रिस्पॉन्स करेंगे, एक्सटर्नल स्टिमुलस को क्या कर रहे होंगे, ये ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। एक रिस्पॉन्डिंग सिस्टम होता है, कॉन्शियसनेस होती है। समझ गए? जैसे कि मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म टुवर्ड्स द लाइट ऑफ सोर्स, जैसे हम प्लांट की बात करते हैं, प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या है ये आपके, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अब अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो सीधी सी बात है, इसके अंदर क्या होगा,
मूवमेंट भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रही है, प्लांट भी ग्रोथ करते हैं। देखिए प्लांट के अंदर मूवमेंट ऐसा नहीं होता कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है ना, लोकोमोशन नहीं होता है। मूवमेंट जैसे कि कई सारी मूवमेंट है, आप जैसे बात करते हैं हम, कुछ क्रीपर्स वगैरह होती हैं तो वो क्या कर रही होती हैं, किसी सपोर्ट के सहारे एक मतलब मूव कर रही होती हैं। तो जब प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में क्या होता है कि प्लांट का जो मूवमेंट होता है वो आपने देखा, ट्रॉपिकल मूवमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल मूवमेंट शो होते हैं कि वो लाइट के डायरेक्शन में मूव करेंगे, वो वाटर के डायरेक्शन में उन रूट्स वगैरह क्या करती हैं, मूव करती हैं। तो इस तरीके का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। तो ये क्या है, ये इनके अंदर की कॉन्शियसनेस है जो क्या कर रही है, जो उनके आसपास के स्टिमुलस के लिए उनको रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया देने के लिए बाध्य कर रही है, मजबूर कर रही है। एडेप्टेशन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक बेहतरीन आप कह सकते हो कि एक कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है कि एडेप्टेशन, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को एक्वायर कर लेते हैं, एडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो जेनेटिकल मैकेनिज्म है किसका, सर्वाइवल के लिए, ठीक है ना। आपका अगर देखिए मैंने ये छोटी क्लासेस जो आपके क्या नाम है प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा कि एडेप्टेशन होता क्या है, ठीक है। एडेप्टेशन इवोल्यूशन को जन्म देता है हालांकि। तो एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन में हम पढ़ते हैं कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए एडेप्ट कर रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है, एडेप्ट कर रहा है, इस चीज में ढलने की कोशिश, ढलने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। कैसे, देखो एडेप्टेशन शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की कैटेगरी में हम रख सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म में कैसे आ जाएगा, जो थोड़े समय के लिए चेंजेस हो रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ साथ, ठीक है ना, मौसमी जो बदलाव आते हैं हम उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे अडेप्ट कर रहे होते हैं, फिर मौसम चेंज हो, तो वो हो जाता है आपका शॉर्ट टर्म की क्या हो जाता है, आपका एडेप्टेशन हो जाता है। लॉन्ग टर्म में हम एक पूरे के पूरे क्लाइमेट से उठकर दूसरे क्लाइमेट में चले जाते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर जाकर हमें समय लगता है ना थोड़ा सा उसमें एडजस्ट होने के लिए, लेकिन हम उसके लॉन्ग टर्म के लिए अडेप्टेड हो जाते हैं। समझ में आया, परमानेंटली जो चेंजेस होते हैं आपके, कैसे चेंजेस, जो परमानेंटली होते हैं, और जो टेम्पोररी थोड़े समय के लिए होते हैं उनको हम शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन कह देते हैं। समझ गए। आगे बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता, ठीक है ना। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, और वो बायो में आ जाए तो जैव विविधता, जैव विविधता यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है वो एक ऑर्गेनिज्म से कैसे डिफर है, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं हमारे आसपास कितने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है ना। एनिमल की कितनी बड़ी कैटेगरी हमारे आसपास देखने को मिलती है, गाय है, भैंस है, ठीक है ना, डॉग कुत्ते वगैरह हैं, ह्यूमंस हैं। तो देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना। हमारे आसपास कितने कई तरीके के जानवर हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो जानवर है, ठीक है ना, यही बायोडाइवर्सिटी को बनाते हैं। देखिए डिग्री ऑफ आपका क्या नाम है वेरिएबल अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आपके आसपास देखने को जो ऑर्गेनिज्म मिल रहा है, एक तरीके की डिग्री है किसको नापने के लिए, आपके आसपास के ऑर्गेनिज्म को। देखिए हमारे आसपास प्लांट भी है, प्लांट की कई सारी वैरायटी है हमारे आसपास, हमारे आसपास एनिमल्स भी है, एनिमल्स कई सारे हैं हमारे आसपास, ठीक है ना। तो इन्हीं कोई इस और सभी के सभी एक ही इकोसिस्टम में रह भी रहे होते हैं, ठीक है। यहां पर बायोडाइवर्सिटी से मतलब हो जाता है कि उसको समझना उसकी स्पीसीज वगैरह क्या है, जेनेटिक डाइवर्सिटीज क्या है, ठीक है ना। डाइवर्सिटीज किन किन के आधार पर, सभी जानवर क्या नाम है एक जैसे नहीं है, वो एक दूसरे से अलग हैं। वो अलग क्यों है, कुछ तो है उनके ऊपर इकोसिस्टम की वजह से अलग हैं। वो आपका क्या नाम है कम्युनिटी डाइवर्सिटी हो सकती है, वो आपकी क्या नाम है स्पीसीज डाइवर्सिटी हो सकती है, कई तरीके की डाइवर्सिटीज हो सकती हैं। जेनेटिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है ना। एक स्पीसीज के दूसरे स्पीसीज के बीच में कुछ जेनेटिक डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, एक किसी और जेनेटिक से बिलोंग करता है, एक दूसरे जेनर से बिलोंग कर रहा है आपका। सिस्टमैटिक्स क्या है, ठीक है ना। सिस्टमैटिक होता है जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को ढूंढ लेते हैं तो उसको सही तरीके से पढ़ना, उसको देखिए सबसे पहले यहां पर बात करते हैं हम आइडेंटिफिकेशन की। मुझे कोई एक ऑर्गेनिज्म दिखा, ठीक है ना, मैंने उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं। कैसे, मैं उसको देख रहा हूं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, उसका मॉर्फोलॉजिकली स्ट्रक्चर पढ़ रहा हूं, ठीक है ना। देखिए क्या है बेसिकली उसको पहचानना, कैसे पहचानना, उसके क्लासिफिकेशन करना। उसके बाद हम देखिए पढ़ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, मुझे कोई एक ऑर्गेनिज्म दिखा, मैंने उसको देखा कि इसके पास के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, 2 हाथ 2 पैर, ठीक है ना, या फिर क्या नाम है इसका जो तरीका है वो किस तरह बाइपेडल है, रहन सहन का तरीका क्या है, हैबिटेट क्या है इसका। तो वो सारे कैरेक्टर्स मैंने ऑब्जर्व किए, ठीक है। ऑब्जर्व करके फिर मैंने उसको क्लासीफाई करना होता है। क्या किया, क्लासीफाई किया। क्लासिफिकेशन कैसे चल रहा है, आप देखो क्लासीफाई किंगडम के अंदर कर सकते हो, ये एक आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। किंगडम जो होता है वो हाईली आपका क्या नाम है सबसे टॉप कैटेगरीज पर आता है। फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ठीक है। इन सभी को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं। देखिए क्लासिफिकेशन क्या हो गया, द इन्वॉल्व्स ऑफ साइंटिफिक ग्रुपिंग,
साइंटिफिक ग्रुपिंग, ग्रुपिंग मतलब एनिमल्स को उनके कैरेक्टर्स के आधार पर, उनके जो फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उनके आधार पर हम क्या कर दे रहे हैं, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं, उनके आधार पर हम उनको ग्रुपिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। और आइडेंटिफाइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, और आपका क्या कर दे रहे हैं, उनको कैटेगरीज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, जिसको हम टैक्सा भी बोलते हैं, ठीक है। सम ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल, कुछ आसानी से हम क्या नाम है ऑब्जर्व कर सकते हैं, एंड फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, और जो कुछ ऑर्गेनिज्म में अलग कैरेक्टरिस्टिक आती हैं तो उनको हम क्या करते हैं, डिक्रीजिंग आपके एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर फॉर्म करते हैं। किंगडम सबसे टॉप, फाइलम, फाइलम के साथ डिवीजन भी आता है, ये किसके लिए यूज होता है आपका, प्लांट के लिए यूज होता है, ठीक है। फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीन्स और आपका स्पीसीज, क्लियर। नॉमेनक्लेचर, क्या नाम है, क्लेचर क्या होता है आपका, नॉमेनकल्चर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देना, ठीक है ना। अब हमने ऑर्गेनिज्म को ढूंढ तो लिया, हमने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई तो कर लिया, ठीक है ना, लेकिन जब तक नाम नहीं दोगे तो उसको पुकारोगे कैसे, उसको पढ़ोगे कैसे, ठीक है। तो नाम देने की जो प्रोसेस होती है उसे नॉमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है ना, कल्चर भी बोलते हैं। देखिए दो तरीके की पद्धति यहाँ पर हम बेसिकली देखते हैं, द्विनाम पद्धति देखते हैं यहाँ पर, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं इसको, ठीक है, जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को दो नाम के हिसाब से क्या करते हैं, पढ़ रहे होते हैं, दो नाम देते हैं बेसिकली, जिसमें एक उसका क्या होता है, एक उसका जनरल नेम होता है और एक उसका स्पेसिफिक क्या नाम है नाम दिया जाता है। समझ में आया, नाम देने की जो प्रोसेस होती है उनमें दो चीजें इन्वॉल्व होंगी, एक तो आपका क्या नाम है जेनरिक कैरेक्टर्स आ जाएंगे, जनरा को इन्वॉल्व करते हैं, और दूसरा किसको, स्पीसीज को। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आपका, मैंगो का एग्जाम्पल लिया गया है, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में मैंजीफेरा इंडिका बोलते हैं, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, मैंजीफेरा इंडिका। ये मैंजीफेरा, ये जो मैंजीफेरा है ये क्या है आपका, ये आपका जेनरिक नेम है, और जो इंडिका है ये आपका क्या है, ये आपका स्पेसिफिक नेम है। समझ रहे हो, यहां पर हमने नाम को दो, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है, बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है दो से है, ठीक है ना, बाइनोमियल यानी कि जो जहां पर दो नामों के हिसाब से हम किसी एक ऑर्गेनिज्म को डिफाइन कर रहे हैं। अब जरूरत क्या होती है मुझे, क्या नाम है इसकी, क्यों जरूरत है मुझे किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देने की, हम जनरली पढ़ते भी तो हैं, जैसे हमारे आसपास डॉग है, ठीक है ना, या आम ही था, हम सीधा इसको हमने मैंगो क्यों नहीं कहा, हमने क्यों उसको मैंजीफेरा इंडिका कहा, द रीजन इज दैट क्योंकि अब हमारे यहाँ हम हिंदी भाषी हैं, तो हम हिंदी भाषी क्या करते हैं, हिंदी में इसको आम कहते हैं, ठीक है ना, आम कहा जाता है इसको हिंदी में, ठीक है। तो आम जो है, अब मैं कहूं जाकर किसी क्या नाम है फॉरेन कंट्री में, किसी विदेश में जाकर के, ठीक है, मैं कहूं कि क्या नाम है मुझे आम खाने की इच्छा हो रही है, ठीक है, तो आम से लोग नहीं समझेंगे, ठीक है ना। और अगर क्या नाम है मैंने कहा कि आई वॉन्ट मैंजीफेरा इंडिका, देखिए सम पीपल जो जानते हैं वो समझ जाएंगे, लेकिन जो इंग्लिश भाषी होंगे उनके लिए मैंगो बोलना पड़ेगा, हिंदी वालों के लिए आम बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। और किसी अगर कोई दूसरी भाषा है, मैंने कहा कि हर कंट्री के अपनी अपनी एक लैंग्वेज है, ठीक है, हर किसी को नहीं आती इंग्लिश, हर किसी को नहीं आती हिंदी, हर किसी को हर लैंग्वेज का आना जरूरी है, जरूरी हो ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर एक साइंटिफिक कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, जो हर एक व्यक्ति, अब मैंने कहा कि कोई व्यक्ति जो आपका फॉरेन कंट्री में बैठ के पढ़ रहा होगा अगर साइंस को, तो वो यहां पर मैंजीफेरा इंडिका ही पढ़ेगा, एक कॉमन नाम हो गया। तो मैं उससे कहूं कि आई वांट मैंजीफेरा इंडिका, तो वो समझ जाएगा कि यहां पर मेरी भाषा में आम का जिक्र किया गया है। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो यही था, और ये क्या नाम है, ये किसके द्वारा दिया गया था, ये जो सिस्टम था आपका बाइनोमियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो था, वो कार्लस लिनियस के द्वारा क्या किया गया था, आपका दिया गया था, ठीक है। एक स्वीडिश बॉटनिस्ट थे, ठीक है ना, किस में 1753 के दौरान इन्होंने दिया था, अपनी बुक भी लिखी थी, ठीक है ना, ये रहा उसके बुक का नाम। समझ में आया, आगे देखिए। पॉलिनोमियल सिस्टम है नॉमेनक्लेचर का, जहां पर कई नाम आ जाते हैं आपका, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को लेकर चलते हैं। ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी होता है आपका, पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर भी चलता है, ठीक है ना, जिसमें आपके दो से ज्यादा वर्ड आ जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं कोड्स की, जो नाम इन जो क्या नाम है, हम नाम दे तो रहे हैं, लेकिन कौन सी संस्थाएं ऐसी हैं जो ऑर्गेनिजम्स को नाम देती हैं, जो बायोलॉजी के अंदर आती हैं, ठीक है ना, वो ये रही इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल, जो भी बॉटनी से रिलेटेड चीजें होंगी तो उनको नाम देने का काम कौन करता है का, ICBN करता है। और जब बात करते हैं जूलॉजिकल यानी कि एनिमल्स वगैरह में नाम देने की जो प्रोसेस को, वो कौन फॉलो करता है, ICZN फॉलो करते हैं, ठीक है ना। और फिर ये कुछ और हैं, ठीक है ना, इनमें कुछ क्या नाम है जो आपका वायरल नॉमेनक्लेचर्स होते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया को जो देते हैं वो ICNB है, ठीक है ना। फिर नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट है तो उनको ICNCP नाम देती हैं। समझ में आया, तो यहाँ पर नाम प्रोवाइड करने का काम इन संस्थाओं का है। समझ में आ गया, क्लियर हुआ।
क्यों? ताकि डिस्प्यूट ना रहे। डिस्प्यूट कैसे? कि मैंने कुछ और ढूंढा था, उसने कुछ और ढूंढा, उनका कुछ और है, मेरा कुछ और है, ठीक है ना। तो वो सभी वो जो डिस्प्यूट है उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, ये संस्थाएं हैं जो नाम देने का काम करती हैं। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी होता है बेसिकली, हम बोलते हैं ना टैक्स वगैरह यानी ग्रुपिंग, रैंकिंग वगैरह के हिसाब से हम क्या कर देते हैं। देखिए यहां पर क्या है, द डील विद द आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग आइडेंटिफिकेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म को पहचानना, उनको नाम देना, उनको क्लासिफाई करना उनके कैरेक्टर के हिसाब से, और क्या कर देना उन लिविंग ऑर्गेनिज्म को। समझ में आया? ये किसके अंदर आ जाता है? आपका टैक्सोनॉमी के अंदर आ जाता है, ठीक है। रेफर द नेचुरल एंड आपका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म, इट्स ऑल्सो प्रोवाइड द डिटेल्स एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। समझ में आया? इससे हमें और किसके बारे में जानकारी मिलती है? एक लिविंग बीइंग के इंटरनल और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स के बारे में हमें ज्ञात होता है, ठीक है ना। जैसे कि उसका स्ट्रक्चरल क्या मतलब, उसका जो फॉर्मेशन था वो सेल्यूलर था, टिश्यू लेवल पे था, ऑर्गन लेवल पर है, किस तरीके से है, ठीक है ना। इकोलॉजिकल क्या है उसका, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म उसके हिसाब से, ठीक है। और ये टर्म देने वाले कौन थे आपके? ये रहे कैंडोले। कौन सी ईयर में दिया था इन्होंने? 1813 में। समझ में आया? क्लासिकल जो टैक्सोनॉमी है वो क्या है, ठीक है ना। ये टैक्सोनॉमी का ओल्ड वर्जन हम कह सकते हैं कि पुराने टैक्सोनॉमी का तरीका था, ठीक है ना। जहां पर हम क्या कर रहे हैं, किसी स्पेसिमेन वगैरह को क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। फिर यहाँ पर ये कुछ क्या नाम है आपका, वेरियस ब्रांचेस हैं टैक्सोनॉमी की, कौन कौन सी हैं? ये रही अल्फा टैक्सोनॉमी जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को क्या करती है, आपका कौन सी है? अल्फा टैक्सोनॉमी है जो मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स को समझती है, ठीक है ना, के बारे में बता रहे हैं। जो आपका फिर क्या नाम है आर्टिफिशियल टैक्सोनॉमी, जो आपके हैबिटेट क्या नाम है, हैबिट और हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में बता रहे होते हैं। नेचुरल टैक्सोनॉमी है जो रिलेट करती है किससे? आपसे नेचुरल सिमिलैरिटीज के साथ। फिर आपका कीमोटैक्सोनॉमी है जो कि बात करती है कि कौन से केमिकल प्रेजेंट और कौन से केमिकल एब्सेंट है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। फिर आपका साइटोटैक्सोनॉमी आता है, ठीक है ना, साइटोलॉजी के बारे में बात करती है। साइटोलॉजी क्या होती है? साइटोलॉजी क्या होती है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स है, ठीक है, सॉरी न्यूमरल्स है, और आपका क्या नाम है फिनोटिक टैक्सोनॉमी है, वो नंबर से बात करते हैं कितने नंबर वगैरह। फिर फाइलोजेनेटिक और क्या नाम है आपका टैक्सोनॉमी आ जाती है जो कि किस पे बेस करती है? आपके फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पर बेस होती है, ठीक है। समझ में आया? ये टैक्सोनॉमी की ब्रांचेस वगैरह। टैक्सोनॉमी की जो कैटेगरीज हैं वो कौन कौन सी हैं? टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज आपकी देखो, क्लासिफिकेशन इज नॉट ओनली, क्लासिफिकेशन इज नॉट ओनली सिंगल स्टेप प्रोसेस, एक बार में ही खत्म हो जाने वाली प्रक्रिया नहीं है आपकी जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना। इसमें क्या है, कई सारे स्टेप्स आते हैं, हायरार्किकल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। इन विच ईच स्टेप जो है सेपरेट रैंक, हर एक में क्या है सेपरेट रैंक। जैसे हमने अभी किंगडम देखा था वो एक अलग टैक्सॉन हो गया, ठीक है ना। और फिर हमने फाइलम या डिवीजन देखा वो एक अलग टैक्सॉन हो गया। तो एक तो इस तरीके से क्या है आपका कि यहाँ पर कई सारे पार्ट्स वगैरह आपके इंक्लूड हो जाते हैं, कई सारे स्टेप्स इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है ना। सिंस कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ क्या नाम है टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट, यानी कि जो आपका जो कैटेगराइजेशन है वो एक तरीके का हिस्सा ही है आपका किसके लिए, आपका अरेंजमेंट। इसको हम क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलते हैं कि कितनी कैसे कैसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हमने ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया हुआ है। समझ में आया यहाँ तक, ठीक है ना। फिर हम इसको देखते हैं इंटरमीडिएट कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, ठीक है ना, उनके जो सब स्पीसीज हैं या सब क्लासेस सब फैमिलीज, ठीक है ना, इन सभी को भी हमने देखा ना जब हमने किंगडम को, फिर आपका डिवीजन, फिर आपका जो भी और जो आपका हायरार्की थी उसको स्टडी किया था हमने। अभी देखेंगे भी उसमें क्या क्या चीजें हैं आपकी। तो उसी को बेसिकली उन्हीं के अंदर ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करना, ठीक है ना, वो आपका क्या कहलाएगा क्लासिफिकेशन वगैरह। ये रहा आपका टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे छोटे लेवल पे कौन आता है? स्पीशीज, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ स्पीशीज आपका जेनस हो जाता है, ग्रुप ऑफ जेनस फैमिली, ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ग्रुप ऑफ क्या नाम है क्लासेस, डिवीजन, और सबसे जो टॉप पर आता है वो आता है कौन? आपका किंगडम आ जाता है, ठीक है। समझ में आया? और यहाँ पर डिवीजन जो है ये किसके लिए यूज हो रहा है? ये प्लांट के लिए यूज हो रहा है। फाइलम जो एनिमल्स के लिए यूज होता है। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। ये था आपका क्या नाम है, ये भी किसके लिए द्वारा दिया गया था? लीनियस हायरार्की है, ठीक है ना, 1751 में दिया गया था। और ये क्या है आपका टैक्सोनॉमिकल हायरार्की भी बोलते हैं इसको। टैक्सॉन क्या होता है? ठीक है ना, मेयर के द्वारा दिया गया था टैक्सॉन, वही वो जो ग्रुपिंग कर रहे हैं हम एक एक करके। टैक्सॉन है वो रिप्रेजेंट है रैंक ऑफ ईच कैटेगरी, हर एक कैटेगरी की रैंक को डिफाइन करता है, ठीक है ना, जो हमने क्लासिफिकेशन के दौरान बनाए थे।
टैक्सॉन इज अ ग्रुप ऑफ एनी रैंक दैट सफिशिएंटली डिस्टिंक्ट टू बी, देखिए यहां पर क्या बात हो रही है, जो डिफाइंड आपके क्या नाम है और कैटेगरीज हैं उनके बारे में बात चल रही है यहाँ पर, कि जो टैक्सॉन है वो एक रैंकिंग है, वो एक क्या नाम है कि जब हम बोलते हैं ना स्पीशीज सबसे लोअर रैंक पर आ रहा है और किंगडम सब पे टॉप रैंक पर आ रहा है, तो यही आपका टैक्सॉन है। ठीक है, किंगडम क्या होता है, जब हम बात करते हैं किंगडम की, तो किंगडम एक आपका सबसे एक कलेक्टिवली एक बड़ा ग्रुप है। ठीक है ना, देखिए इट्स अ हायर कैटेगरी, ये आपकी क्या है, हायर कैटेगरी है किसकी, टैक्सोनॉमी की। ठीक है ना, किंगडम इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, विच शेयर अ सेट ऑफ क्या नाम है डिस्टिंग्विश कैरेक्टर। यहां पर आपके जो भी सारे के हम कहें, हम कौन से किंगडम से बिलोंग करते हैं, ह्यूमंस जो हैं एनिमल किंगडम से बिलोंग करते हैं। अगर मैं कहूं डॉग है, कौन से किंगडम से बिलोंग करता है, एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है। अगर मैंने कहा फ्रॉग है, कौन से किंगडम से बिलोंग कर रहा है, एनिमल किंगडम से बिलोंग कर रहा है। लेकिन जो ह्यूमन है वो अलग स्पीशीज का है, डॉग एक अलग स्पीशीज का है, फ्रॉग एक अलग स्पीशीज का है। ठीक है ना, इनके ग्रुप्स अलग हो गए, इनकी क्लासेस अलग अलग हो गई। समझ में आ रहा है ना मैंने क्या कहना चाह रहा हूं। तो यानी कि ये क्या है आपका, इन सभी को उठाकर एक क्या बन गया, किंगडम। जैसे स्कूल की बात करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं स्कूल का। तो स्कूल में आपका लगभग सभी क्लासेस हैं, यानी कि फर्स्ट टू प्राइमरी से लेकर के आपका 12th तक क्लासेस हैं। तो यानी कि इन सभी को मिलाकर क्या बना, एक स्कूल बना। इसके अंदर क्लासेस भी हैं, क्लासेस के अंदर सेक्शंस भी हैं। समझ में आ रहा है ना, तो किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। बात करते हैं फाइलम और डिवीजन की, फाइलम फॉर द प्लांट और क्या नाम है, सॉरी फाइलम फॉर द एनिमल और डिवीजन फॉर द प्लांट्स। ठीक है ना, और क्या देखिए ये क्या हो रहा है कि यहां पर अब इससे लोअर एक कैटेगरी आ जाती है। ये किससे कम है आपका, ये किंगडम से एक लोअर कैटेगरी आ गई, लोअर टैक्सॉन आ गया, जिसके अंदर फाइलम एनिमल्स के लिए, डिवीजन आपका किसके लिए यूज हो रहा है, प्लांट्स के लिए यूज हो रहा है। ठीक है ना, ये एक क्लास है जिसके अंदर हम आगे के कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं। फिर आपका आता है क्लास। क्लास क्या होता है, क्लास हो जाता है आपका कैटेगरिकल, मेजर कैटेगरिकल ऑर्डर है। ठीक है ना, पहले आपका किंगडम, फिर आपका क्या आया, डिवीजन या फाइलम, और फिर आता है क्लास, और देन आता है आपका ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, वही ग्रुप ऑफ आपका फैमिलीज। फैमिली का जो ग्रुप होता है वो क्या बनाता है आपका, वो ऑर्डर तैयार करता है। और फैमिली क्या होता है, फैमिली होता है ग्रुप ऑफ, किसका ग्रुप, आपका जेनरा का जो ग्रुप होता है वो मिलकर क्या बनाता है, वो फैमिली फॉर्म करता है। और जो जेनरा होता है वो ग्रुप ऑफ स्पीशीज होता है। ठीक है ना, अलग अलग स्पीशीज मिलकर क्या बनाती है, ग्रुप बना रही होती हैं। तो जेनस क्या होता है आपका, ग्रुप ऑफ स्पीशीज होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आपकी स्पीशीज क्या होती हैं, स्पीशीज आपकी होती हैं जो टैक्स, जो आपका जो सबसे बेसिक है, ठीक है ना, जो फंडामेंटल है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या हो जाएगा आपका, स्पीशीज हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ यहां तक। ठीक है ना, सबसे लोअर आपका टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी है। ठीक है ना, विच कंसिस्ट ऑफ वन और मोर इंडिविजुअल पॉपुलेशन। ठीक है, जैसे ह्यूमन है, सभी ह्यूमन जो है वो एक ही जैसे हैं, सभी का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर एक ही जैसा है, सभी का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर एक ही जैसा है। ठीक है ना, तो ह्यूमन एक स्पीशीज हो गई। ठीक है ना, होमोसेपियंस, तो सेपियंस एक क्या हो गई, होमो जो है वो जेनरा हो गया और सेपियंस जो हो गया वो स्पीसीज हो गया। ठीक है ना, तो स्पेसियम आपका यहाँ पे जो ह्यूमन है वो एक होमोसेपियंस, तो सेपियंस एक स्पीशीज हो गई। समझ में आया। तो और आपका ये क्या हो गया, आपका स्पीशीज की कैटेगरी को हम समझ गए यहां तक। आगे बात करते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। ये आपका डिलीटेड पोर्शन है। ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन है टैक्सोनॉमिकल एड्स वगैरह, ये आपका क्लास 11th की एनसीईआरटी से हटा दिया गया टॉपिक है। ठीक है ना, लेकिन फिर भी जान लेते हैं क्या होता है टैक्सोनॉमिकल एड्स। ठीक है ना, जो कि इंफॉर्मेशन, टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है, ये आपके इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, जो आपकी क्लासिफिकेशन कैटेगरी है, ठीक है ना, उनको स्टोर, अब हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी तो आगे आने वाला जो ऑर्गेनिज्म है एक अंदाजे से हम उसमें लगा सकते हैं कि ये इस क्या नाम है आपका क्लास में रखा जा सकता है या इस ऑर्डर में रखा जाएगा। समझ में आ रहा है। तो बेसिकली ये क्या है आपका एक टेक्निक है। ठीक है ना, जो कि क्या काम करेगी, इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का काम कर सकती है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, बाद में किसी आने वाले ऑर्गेनिज्म को कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, एंड क्लासिफाई, और उस ऑर्गेनिज्म को किस सही ग्रुप में, किस सही क्लास में, किस फैमिली में रखा जाना चाहिए वो हम समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हर्बेरियम्स क्या होते हैं, हर्बेरियम शीट्स वगैरह क्या होती है। ये इसके जो आपका टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, फायदे क्या हैं, वो कैसे कैसे हम कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या करते हैं, ये स्टोर हाउसेज होते हैं जिसमें क्या होता है, प्लांट्स वगैरह के जो स्पेसिमेन होते हैं, जो अवशेष या जो पुरानी जो चीजें हैं, मतलब जो प्रिजर्व करके रखी जाती हैं, ठीक है ना, दैट आर डाइड, जो ड्राइड, उनको क्या करा जाता है, उनको ड्राइड फॉर्मेट में, यानी उनका मॉइस्चर खत्म करके उनकी शीट्स तैयार कर ली जाती हैं और उनको रखा जाता है, उसे हम हर्बेरियम बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं म्यूजियम्स।
हम म्यूजियम्स वगैरह में देखते हैं कलेक्शन होता है, प्रिजर्व किए जाते हैं कई सारे प्लांट्स वगैरह के स्पेसिमेन को या प्लांट्स वगैरह को, ठीक है ना, और एनिमल्स वगैरह के अवशेषों को रखा जाता है। अगर हम देखिए, अगर हमें पता कैसे चलता है कि ह्यूमन इवोल्यूशन के बारे में, तो हमारे पास, हम अगर म्यूजियम वगैरह में कभी मौका मिले तो विजिट कीजिएगा, तो वहां आपने को देखने को मिलता है कि जब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना, जो फॉर्मेशन हो रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो उससे रिलेटेड उसकी बोन्स, पुराने जो इंसान हुआ करते थे उनके बॉडी टाइप और हमारा बॉडी टाइप, यानी कि बॉडी की जो स्ट्रेंथ हुआ करती थी पुराने लोगों की ज्यादा थी, आज के लोगों की मेंटली स्ट्रेंथ बढ़ करके फिजिकल स्ट्रेंथ थोड़ी सी मिनिमाइज हो गई है, ठीक है ना। तो यानी कि म्यूजियम वगैरह में आपको वो पुराने और जो ऑर्गेनिज्म थे उनका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, प्लांट हो या फिर आपका एनिमल हो, इन सभी का आपका देख सकते हो कि पुराने जो ऑर्गेनिज्म थे वो किस तरीके के दिखा करते थे, उनका बोन स्ट्रक्चर क्या था, ठीक है ना, स्ट्रेंथ कैसे, आप उनका हाइट वगैरह क्या हो सकती थी, ठीक है। तो बेसिक सी बात है, वहां पर आपको आपके जो क्या नाम है एनिमल स्पेसिफिन, जो कुछ एनिमल ऐसे भी होंगे जो गायब हो चुके हैं, ठीक है ना, और उनके स्पेसिमेन मिले थे, उनके जो अवशेष थे वो हमें मिले थे, ठीक है ना, तो उनको क्या किया गया, उनको प्रिजर्व करके रखा गया। तो ये सब चीजें कहाँ मिलेंगी आपको, म्यूजियम के अंदर मिलेंगी देखने को। आगे बात करते हैं मैनुअल, और फिर आपका देखिए यहां पर क्या बात हो रही है कि जो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफाइंग या आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज एंड आपका द इन द एरिया। देखो मैनुअल्स क्या हो जाते हैं और आपका जो कैटलॉग्स हो जाते हैं, ये क्या काम करते हैं आपके, ये क्या नाम है, हमें मदद करते हैं नाम देने में, किस क्लासिफाई करने में, आइडेंटिफाई करने में हमें क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ये, ठीक है ना। पहचाना कैसे जाएगा ये, पहचान इसके कैरेक्टर किससे सिमिलर मिल रहे हैं हमें, ठीक है ना। हमारे पास जो पहले से ऑर्गेनिज्म मौजूद है उनका लेखा जोखा हमारे पास है, उनके बारे में, उनके कैरेक्टर्स, उनका हैबिटेट, उनका जो इवोल्यूशन हिस्ट्री, उनकी जो आगे मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स वो हमारे पास हैं। अब हमें जो नया ऑर्गेनिज्म मिला उसको हम कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दें, किससे 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 मिलता है, किससे नहीं मिलता है, वो सारी चीजें, ठीक है ना। मोनोग्राफ्स वगैरह क्या होते हैं, जिसके अंदर आपका एक एक टैक्सॉन की इंफॉर्मेशन रखी जाती है, रिसीव मतलब स्टोर की जाती है। फिर आपका बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल पार्ट्स क्या होते हैं, जहां पर आप चिड़ियाघर वगैरह आपने देखे होंगे, बॉटनिकल गार्डन्स में क्या होता है, बॉटनी, जो बॉटनी से रिलेटेड चीजें होती हैं वो रखी जाती हैं, यानी कि प्लांट है वो कितने साल पुराना है, या क्या इसके फायदे क्या है, इसका साइंटिफिक नाम क्या, वो सारी चीजें कहाँ देखने को मिलती हैं आपको, बॉटनिकल गार्डन्स में देखने को मिलती है। जूलॉजिकल पार्क्स में आप जाकर के लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर लिविंग लाइफ फॉर्म में क्या किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है। चिड़ियाघर विजिट किया है कभी, तो वहां आपने देखा होगा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब क्या है, लाइव हैं, जीवित हैं, और वहां पर आप उनको लिविंग फॉर्म में देख रहे होते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कलेक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्लांट और एनिमल्स में, ठीक है ना। उसे हम क्या बोल देते हैं, बॉटनिकल गार्डन बोल देते हैं, ठीक है ना, और जूलॉजिकल पार्क वगैरह बोल देते हैं। समझ में आया, इनको इनके जैसा ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाता है वहां पर ताकि वो आसानी से उसमें सर्वाइव कर सकें, ठीक है। आगे इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना, टैक्सोनॉमिकल जो एड्स होते हैं इनके क्या क्या फायदे हैं। तो देखिए फायदे मैंने आपको लगभग साथ के साथ गिनाता हुआ आया कि ये हमें क्या नाम है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने में मदद करते हैं, ठीक है ना। आगे जो ऑर्गेनिज्म आएंगे उनको हमें आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे, उनको क्लासिफाई करने में मदद करते हैं। क्यों, क्योंकि पहले से ही हमारे पास उनसे रिलेटेड, मतलब उनसे रिलेट करने वाले ऑर्गेनिज्म की जानकारी है, तो हम कह देंगे ये ऑर्गेनिज्म इससे सिमिलर है, ठीक है ना। सिमिलर है तो यानी कि इसी के जैसे ग्रुप में रखा जा सकता है, समझ रहे हो, क्लियर हो गया। यहाँ पर इंफॉर्मेशन एज वेल द स्पेसिमेन, ठीक है ना, यानी कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, कलेक्ट ऑफ द जो एक्चुअल स्पेसिमेन है उनको, प्लांट और एनिमल जो भी हैं, ठीक है ना, उनको हम क्या कर सकते हैं, सही तरीके से पढ़ सकते हैं और सही तरीके से उनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। समझ में आया, ये फायदा हो जाता है। और फिर सिस्टम में वही है कि जो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है नाम प्रोवाइड करने में, क्लासिफिकेशन देने में, और आपका कि जितने भी जो क्या नाम है ऑर्गेनिज्म वगैरह थे, म्यूजियम वगैरह, ये हमारी सहायता करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो इंफॉर्मेशन है उसको अपने पास संरक्षित करने के लिए। समझ में आया, यानी कि स्टोर करने में हमारी सहायता करते हैं। समझ में आया, हालांकि ये डिलीट टॉपिक था, ठीक है ना, जिसके बारे में थोड़ा बहुत पता होना जरूरी है, तो मैंने यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया है ब्रीफली इसको, ठीक है। और बाकी की जो चीजें थी वो हमने देख ली है इस चैप्टर के अंदर। समझ में आया भाई, क्लियर हुआ। चलिए, ये था आपका चैप्टर, ठीक है ना, क्लास 11th के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है ना, लिविंग वर्ल्ड। समझ में आया, आई होप क्लियर हुई होंगी सारी चीजें आप लोगों को, ठीक है भाई। चलिए मिलते हैं फिर से किसी एक और लेक्चर के साथ, ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद।